भाई, हर लड़के लड़की की अपने हमसफ़र को लेकर कुछ ख्वाहिशें होती हैं, जैसे वो दिखता कैसा होगा, कितना पढ़ा होगा, जॉब होगा या नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन अंबर की तो बस एक ही ख्वाहिश थी कि लड़की ऐसी हो जो बिल्कुल उसकी माँ की कॉपी हो। माँ जैसा खाना बनाए, माँ जैसे बाल बनाए, माँ जैसी बातें करें। कुल मिलाकर अंबर की सोच माँ से शुरू होकर माँ पर ही ख़त्म हो जाती थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जिस घर में पत्नी की तुलना माँ से होगी, वहाँ शांति तो होने से रही, वहाँ तो होगा हर रोज़ एक नया घमासान। तो जी, 27 साल के नन्हे मुन्ने मम्मी के दुलारे अंबर की शादी 25 साल की समझदार होनहार लड़की अवनी से हो जाती है। जहाँ एक तरफ अंबर मम्माज बॉय बनकर मम्मी के आगे पीछे घूमता था, वहीं अवनी एक तेज तर्रार घर और ऑफिस को बिल्कुल बैलेंस करके रखने वाली लड़की थी। शादी को लगभग 1 महीना बीत गया था। इकलौते बेटी की शादी के बाद बहू आ जाने से सास अंजू को भी भरपूर आराम मिल रहा था। बहू अवनी ने 1 ही महीने में घर बहुत अच्छे से संभाल लिया था। अब तक अवनी गलत फहमी में जी रही थी कि सब कुछ भी बढ़िया है, और फिर एक दिन, मम्मी जी मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं, मैं खाना लगा देती हूँ, आप लोग खा लीजिए। हाँ बहू, लगा दे भाई, कढ़ी का तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। क्या अंबर? अब बना दिया तो लगा दो, लेकिन सही बताऊँ तुम्हारे हाथ में वो बात नहीं है। मम्मी कढ़ी बनाती थी तो मैं उंगलियां चाटता रह जाता था। अच्छा, हाँ, सबका अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है मम्मी जी के हाथ से ज़्यादा अच्छी बनती हो। मम्मी जी कभी मुझे भी बनाकर खिलाइए ना, उंगलियां चाटने जैसी कढ़ी। फ़िलहाल तो जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, खाना लगा रही हूँ। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते, देख कहीं बहू को बुरा लग गया तो। मम्मी सच्ची आपके हाथ का खाना इतना लज्जतदार होता है कि क्या बताऊँ। जब से अवनी खाना बनाने लगी है मेरी तो भूख ही मर गई है। अब इसमें उसे बुरा लगे तो लगे। तभी अवनी भी वहाँ आ जाती है। क्या कहा? तुम्हारी भूख मर गई है? हाँ, समझ सकती हूँ मैं। आजकल तुम बस 5-6 रोटी और 2 प्लेट चावल से ही तो काम चला रहे हो। आधा पेट खाकर देखो तो कैसे कमज़ोर हो गए हो। अवनी अपनी बात कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन सास अंजू समझ गई थी कि बहू अवनी को पति का बार बार माँ के खाने की तारीफ़ करना पसंद नहीं आ रहा है। कुछ देर बाद, अवनी बेटा, मैं कुछ मदद करा दूँ तुम्हारी? नहीं मम्मी जी, मैं कर लूँगी। हाँ, मैं मानती हूँ कोई भी काम आपके जैसा तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अपनी तरफ से मैं कोई कसर भी नहीं छोड़ूंगी। और हर इंसान ना अलग अलग होता है मम्मी जी, न आप मेरी तरह हो सकती है और ना मैं आपकी तरह। अरे बेटा, मुझे पता है तुम कितनी काबिल और होशियार हो। अब इतने सालों तक मेरे ही हाथ का खाया है ना, तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। तुम अपना मन मत दुखाओ बेटा, मैं उसे समझाऊंगी। तुम देखना, कुछ ही दिनों में माँ को भूल कर अवनी अवनी की माला जपने लगेगा। सास की बात सुनकर अवनी का मन थोड़ा शांत हो गया। मम्मी जी शायद ठीक कह रही हैं आप। इतने सालों तक अंबर ने मम्मी के हाथ का खाना खाया है ना, इसलिए उसे थोड़ा अलग लगता होगा। शायद मैंने ही ओवर रिएक्ट कर दिया, और हो सकता है कि कुछ दिन बाद उसे मेरे हाथ का खाना आपसे भी ज़्यादा पसंद आने लग जाए। अपने मन में आई कड़वाहट को दूर करने के लिए अवनी फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। अंजू जी के लाख समझाने पर भी अंबर में कोई खास सुधार नहीं आ रहा था। बेटा अवनी, आज शाम को थोड़ा जल्दी आ सकोगी? क्या बात है मम्मी जी? बेटा, अंबर की चाची जी आने वाली है। उनकी ना बड़ी ख़राब आदत है, हर चीज़ में अपने घर से तुलना करती है। देखना, शाम को आएगी ना तो अपनी बहू की तारीफ़ कर करके मुझे नीचा दिखाएगी। इसलिए मैं चाह रही थी कि तुम थोड़ा जल्दी आकर संभाल लेती तो अच्छा रहता। मम्मी जी आप क्यों चिंता करती हैं? अब आपने बता दिया ना, अब आप देखना, मैं ऐसी तैयारी करूँगी कि चाची जी की बोलती बंद हो जाएगी, और मैं जल्दी नहीं आऊँगी बल्कि छुट्टी पर ही रहूँगी बस। अरे बेटा, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। जीती रहे बेटा, जीती रहे। अवनी ने ऑफिस से छुट्टी लेकर शाम को चाची के आने की तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले उसने पूरे घर के पर्दे, बेडशीट सब बदल डाले।
फिर घर की अच्छे से सफाई करने के बाद वो रसोई में घुस गई। 2 तरह की सब्ज़ी, पूरी, कचौरी, खीर, रायता, खाने की भी कई सारी वैरायटी तैयार करने के बाद वो अच्छे से तैयार होकर चाची जी के आने का इंतज़ार करने लगती है। सासू माँ अंजू ने भी आज कामों में अवनी का पूरा साथ दिया था, इसलिए सारे काम समय पर ही समाप्त हो गए थे। कुछ देर बाद चाची जी घर आई तो उनकी तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। जी घर तो बड़ा मेंटेन करके रखा है अवनी ने, नौकरी के साथ साथ कर लेती है ये सब। हाँ छोटी बहू मेरी बड़ी गुणी है, हर काम में अव्वल है, ये समझ ले। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जीजी कुछ चाय नाश्ता भी कराओगी या भूखे पेट बहू की तारीफ ही सुनाती रहोगी आज? क्यों नहीं कमला, अभी ले। अरे बेटा अवनी देखो तो आ गई तुम्हारी चाची जी। अरे कब से लगी है रसोई में, मैंने तो कहा भी सिंपल सा खाना बना ले, तेरी चाची को ये ज़्यादा मसालेदार और पकवान मिष्टान पसंद नहीं, लेकिन मजाल है जो इसने सब्जी रोटी बनाई हो, पता नहीं क्या क्या मिष्टान बनाने में लगी हुई है। बहू अवनी के तारीफों के पुल सुनते सुनते चाची जी तो बेचारी आज कोई कमी निकाल ही नहीं पा रही थी, और अंजू खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही थी। तभी अंबर भी वहाँ आ जाता है। अरे चाची जी आप, नमस्ते नमस्ते, कब आई आप? हाँ बेटा, ये नहीं कि चाची को लेने स्टेशन पर आ जाए, अरे कभी फ़ोन करके हाल चाल ही जान ले। बस जब दरवाजे आकर बैठ जाओ तब सारे जहाँ की बात याद आती है। अरे छोड़ ना इसे, तू नाश्ता कर। माँ की बात सुनकर अंबर ने भी नाश्ते की प्लेट में से एक कचौड़ी उठाते हुए उसका एक टुकड़ा मुंह में रख दिया। अब देखो चाची, अवनी ने इतने सारे पकवान तो बना कर रख दिया, लेकिन जो स्वाद माँ के हाथ के खाने में है ना, वो अवनी के हाथ में तो कभी आ ही नहीं पाएगा। एक टुकड़ा खाते ही मन खराब हो गया। अंबर बेटा ऐसी बात नहीं करते, देख बहू ने कितनी मेहनत से सब कुछ बनाकर तैयार किया है, भाई मुझे तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है खाना। रहने दो माँ, आप जब कचौड़ी बनाती थी ना, ओए होए होए होए, बस मेरे तो सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है। मतलब अवनी भी ठीक बना लेती है, लेकिन आपसे कोई मुकाबला नहीं है उसका। सुबह से एक पैर पर खड़े होकर दौड़ते भागते सारे काम निपटाते निपटाते अवनी थक कर चूर हो गई थी, लेकिन अंबर के मुंह से चाची जी के सामने अपनी बुराई सुनकर अवनी के सब्र का पैमाना छलक गया और वो दनदनाती हुई अंबर के सामने आकर खड़ी हो गई। बस बहुत हो गया, हर समय मम्मी 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 करते रहते हो। तुम्हें किसी की मेहनत दिखाई देती है या नहीं? सुबह से झक मारकर काम में लगी हुई हूँ, लेकिन मजाल है जो तुम कभी तारीफ के 2 बोल भी बोल दो। बहुत मम्मी मम्मी करते हो ना, ठीक है, आज से तुम मम्मी के हाथ का ही खाना खाओगे, क्योंकि अब मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी बनाने से रही। अरे अवनी बहू तू भी कहाँ इस नालायक की बातों में आ रही है। अरे सच्ची बेटा खाना कितना स्वाद बना है, क्यों कमला? रहने दीजिए मम्मी जी, अब आपको लीपा पोती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 महीने से ऊपर हो गया है मुझे यहाँ आए, सुबह से लेकर रात तक मैं बस कामों में ही लगी रहती हूँ। अरे बहू कोई इमोशनलेस मशीन होती है क्या? मतलब पूरा दिन खट कर सबकी पसंद का खाना बनाओ, घर देखो, ऑफिस जाओ, और बाद में आपके सुपुत्र सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। बहुत पसंद है ना मम्मी के हाथ का खाना, तो जाओ आप मम्मी के हाथ का ही खाओ। मुझे भी कोई झांसी की रानी बनकर सब कुछ अकेले खाने का शौक नहीं है। अवनी बहू ने चाची के सामने इज्जत का कबाड़ा तो किया ही, साथ ही साथ खाना न बनाने का जो फरमान जारी किया, वो तो अंजू को ही भारी पड़ गया। कुछ दिन तो बेचारी तीनों टाइम का खाना बनाती रही। उसके बाद अंबर यहाँ आ, तो नालायक कहीं का, माँ का बुढ़ापा खराब करते तुझे शर्म नहीं आई होगी ना। सोचा था बुढ़ापे में बहू के हाथ की रोटी खाऊंगी, लेकिन तूने सारे अरमानों पर पानी फेर कर रख दिया। अरे बताओ, अब बुढ़ापे में मुझे ही सबको बना बना कर खिलाना पड़ रहा है। मम्मी लेकिन, अरे चुप कर नालायक, खबरदार जो मम्मी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी तो बहुत हो गया। बहू को तूने ही उकसाया था ना, आज से तीनों टाइम का खाना भी तू ही बनाएगा। अरे मम्मी मेरी जॉब तो बेटा उन्हीं भी करती है ना, जैसे वो सुबह उठकर सबका खाना बनाकर जाती थी, बिल्कुल वैसे ही अब तू भी खाना बनाकर ऑफिस जाएगा।
4 दिन जब खुद रसोई में पसीना बहाएगा तो बीवी के हाथ का खाना अमृत लगने लगेगा। बस फिर क्या था। उस दिन के बाद से दोनों सास बहू आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती और बेचारा अंबर खाना बनाता और अपनी मम्मी प्रेम को 100 बार कोसता रहता। अब तो वो सपने में भी नहीं कहता खाना हो तो मम्मी जैसा। सरिता की जल्दी शादी और फिर जल्दी ही पति की मृत्यु ने उसे दुखी कर दिया, लेकिन सरिता ने अपनी खुशियां अपने बेटे जैसे देवर में ढूंढी। अरे लल्लन बेटा उठ जाओ, खेत में नहीं जाना क्या काम पर? खाना बना दिया है, चाय पी लो। ना भाभी ना, पूरा शरीर दर्द हो रहा है। कल मैदान में क्रिकेट खेल के लिए गया था ना, आप आज अकेली ही खेत चली जाओ ना, हम दोपहर तक आ जाएंगे। सरिता जो सुबह से उठकर लल्लन के लिए खाना पीना बना रही थी, खुद के लिए 2 रोटी बांधकर खेत की तरफ निकल जाती है। रास्ते में मिलती है विमला। अरे सरिता, कहाँ जा रही हो? लल्लन बेटा कैसा है तुम्हारा? अरे मैं तो कहती हूँ शादी कर लो दूसरी। कैसे कर ले चाची शादी? लल्लन छोटा है, कौन देखेगा उसे? अरे सास हट्टी कट्टी है तेरी, फिर तू तो सरकारी टीचर भी है ना, कहाँ रोज रोज खेत के लिए निकल जाती है? तेरे माँ बाप कुछ नहीं कहते क्या? अरे ले क्यों नहीं जाते तुझे यहाँ से? स्कूल की तो छुट्टी चल रही है ना, इसीलिए तो खेत में चली जाती हूँ। वैसे भी जब ये जिंदा थे तो कहते थे कि छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाऊंगा, बेटे जैसा मानते थे। अब वो है नहीं तो मैं कैसे सब कुछ छोड़ दूं? ये बोलकर सरिता खेत का रास्ता पकड़ लेती है। वहीं घर पर सास। अरे लल्लन उठ जा, अब गई वो खेत में। अच्छा किया जो खेत भेज दिया, सारा दिन घर में बैठ कर मनहूसियत फैलाती वरना। अरे माँ, सरकारी नौकरी है उनकी, इसलिए पूछ लेता हूँ, वरना ना भाई रहा ना पापा। जिंदगी पता है कितनी मुश्किल वाली हो गई है मेरे लिए। हाँ बेटा हाँ, समझ सकती हूँ, पर क्या करूँ, इस सरिता की शक्ल तो देख देख कर गुस्सा आता है। सरिता तब तक घर आ जाती है। अरे भाभी, मैं तो आने ही वाला था। कोई बात नहीं बेटा, मैंने सारा काम कर दिया है और बाकी कुछ नौकरों को जिम्मेदारी सौंप दी है। तुम्हारे पेपर का क्या हुआ, पढ़ाई कर ली? उसकी माँ जिंदा है अभी, उसकी फिक्र करने के लिए ये दिखाने की कोशिश ना कर, समझी? मैं मर भी गई तो लल्लन को माँ की कमी महसूस नहीं होगी। सरिता कुछ नहीं कहती, जानती थी सास की आदत, बोलने के सिवा जीवन में उन्होंने किया ही नहीं था कुछ। भाभी वो शहर जाना है, किताब चाहिए थी, उसके बिना पेपर नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, कितने पैसे चाहिए? दे दो 2000, बाकी कुछ कम पड़ा तो मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है, अभी ला रही हूँ। सरिता अंदर से पैसे लेकर आती है। शुक्रिया भाभी, जिस दिन कुछ बन गया ना, पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो लल्लन, बच्चे कुछ भी बन जाए, माँ बाप के लिए यही बहुत बड़ी बात होती है। तुम्हारे भैया का तो सपना था कि तुम किसी बड़े पद पर नौकरी करो, अब वो तो रहे नहीं, लेकिन मैं जरूर उनका ये सपना पूरा करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, जरा जरा सी बात में फिल्मी डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा लल्लन, किताब लेकर वक्त से घर आ जाना। ये टिफिन भी ले जाओ लल्लन, शहर के रास्ते में कुछ नहीं मिलता, खा लेना। लल्लन बाहर जाता है, जहाँ बस में उसे उसकी दोस्त नेहा मिल जाती है। बात की क्या अपनी माँ से हमारी शादी की? मैं बता देती हूँ, इस महीने कुछ फाइनल नहीं किया तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। अरे कैसी बात कर रही हो मेरी जान, बस एक नौकरी लग जाए फिर तो शादी पक्की। हाँ हाँ, 2 साल से यही सुन रही हूँ, लेकिन तुम ना, मुझे तुम पर कोई भरोसा ही नहीं है। खैर, किसी तरह नेहा की शादी लल्लन से हो ही जाती। अरे यार, तुम्हारी भाभी का घर में बहुत ज्यादा ही इंटरफेयर नहीं है? मुझे नहीं पसंद इतनी औरतों के साथ रहना। चलो माँ है तुम्हारी, उनको तो झेलना ही है, पर ये भाभी, अरे ये अपने घर क्यों नहीं चली जाती? अब तो पति भी नहीं रहे इनके। अब भाभी भैया का सपना पूरा कर रही है। अच्छा, वो क्या था भला? मुझे अफसर बनाने का सपना। हो, तो ये तो वही बात हो गई कि भैंस के आगे बीन बजाओ, वो सांप की तरह नाचेगी। तुमको तो मैं अच्छे से जानती हूँ, कितने काया इंसान हो तुम। अचानक सरिता हाथ में बड़ा सा बक्सा लेकर आ जाती है। अरे भाभी, कोई काम था क्या? बिना खटखटाए घुसी आई कमरे में। हाँ नहीं, मतलब मजाक कर रही हूँ। नेहा, ये सारे गहने तुम रख लो, मेरे जीवन में तो वही नहीं रहे
जिनके लिए ये गहने मैं पहनती। इतने सारे गहने, ये तो मेरी माँ और सास ने भी मिलाकर मुझे नहीं दिए। शुक्रिया सरिता भाभी। दिन बीतते हैं। कुछ समय बाद नेहा और ललन का एक बेटा होता है, जिसे नेहा से भी ज्यादा सरिता का प्यार मिलता है। बड़ी माँ, क्या सारा दिन काम करती रहती हो? ये नौकरानी रख लो, अब सारा काम यही करेगी। हाँ, तुझे तो लगता है कि सारा काम तेरी बड़ी माँ ही करती है। हम लोग तो फालतू है ना, क्यों सासू माँ? अरे सरिता ने तो पूरे जीवन मेरे किसी रिश्ते को मेरा होने ही नहीं दिया। सास भी यही, दादी भी यही, माँ भी यही। मैं तो बस नाम की बुढ़िया हूँ इस घर की, कोई पूछता भी नहीं। आपके पास है ही क्या जो पूछा जाए आपको? सारा दिन गंदी जुबान से बड़बड़ करती रहती है। भाभी को देखो, सरकारी नौकरी, घर का सारा काम। अरे राजकुमारी की तरह दिन काटे हैं मैंने यहाँ, सिर्फ इन्हीं के कारण ना। हाँ, और बड़ी माँ ने सारा जीवन इस घर के लिए खटाया खुद को। बड़ी माँ, मैं कल शहर जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाना है क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं, बस पेट में जरा दर्द रहता है, डॉक्टर के पास जाना है, ले चलेगा क्या? हाँ बड़ी माँ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। कब से दर्द है आपको? इसका एक्सरे कराना होगा, उसी से पता चलेगा कि हुआ क्या है। एक्सरे की रिपोर्ट से डॉक्टर बताता है कि सरिता के पेट में पथरी है और उसका ऑपरेशन करना होगा। कितना खर्चा होगा डॉक्टर साहब? खर्चा तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आपको आराम करना होगा पूरे 3 महीने। सरिता घर आकर सास और नेहा को सारी बात बताती है। अरे भाभी, आप तो अपने मायके चली जाइए, वही लोग करेंगे आपकी सेवा, यहाँ कैसे मैनेज होगा? अरे मेरी तो खुद की हड्डी दर्द करती है ना जी ना। वही सरिता जिसने पूरे जीवन सबके लिए हर दुख दर्द सहे, उसे अपने बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता। भाभी, आप तो इतना पैसा रखी है, शहर ही जाकर रहिए, एक नर्स रख लेना, वही देखरेख भी कर लिया करेगी। अब पैसे नहीं बचे हैं लल्लन, पहले तुम्हारी फिर राहुल की पढ़ाई लिखाई के कारण मैंने तो चबन्नी भी नहीं बचाई। हाँ, नेहा को जो गहने दिए थे वो वापस ले सकती हूँ क्या? अरे नहीं भाभी, वो गहने अब कहाँ रहे, सब इधर उधर हो गए। ये तो तब समझना चाहिए था ना आपको। तभी वहाँ राहुल आ जाता है। बड़ी माँ, क्या हुआ, पैकिंग नहीं की? कल ऑपरेशन है आपका और आप यहीं खड़ी हैं। कल कैसे बेटा, और फिर आगे के 3 महीने। बड़ी माँ, मैं भी कमाता हूँ, शहर में सारा इंतजाम करवा दिया है। वैसे भी अब नौकरी से कोई छुट्टी तो मिलने से रही, हम दोनों आज से ही शहर में रहेंगे। आपका ऑपरेशन, फिर सारी सेवा का इंतजाम, सब कुछ हो गया है। और यहाँ का भी आपको समझ आ ही गया होगा कि इन लोगों को आपकी कितनी जरूरत है। सरिता राहुल का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है और बाकी सब उन लोगों को वही मिलता है जो वो चाहते थे। कहानी बिहार के कमलेश की है। कमलेश जो कि अपनी बीवी रत्ना से बहुत प्यार करता था। अरे क्या है रत्ना, घर के काम में सारा दिन लगी रहती हो, आराम क्यों नहीं करती कभी थोड़ा बहुत? अरे क्या करना है आराम करके, घर का काम फैला हो उसे छोड़कर मैं आराम करूं? ना जी ना, ठीक नहीं लगता मुझे। अच्छा जरा लेटो तो, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। सारा दिन चक्री की तरह इधर उधर भागती रहती हो, पैर दर्द हो गए होंगे ना। कमलेश बीवी के पैर दबा रहा होता है कि वहाँ माँ आ जाती है। अरे वाह, यही दिन देखना बस अब जीवन में बाकी रह गया था कि मेरा लायक बेटा इस नालायक बांझ औरत के पैर दबाए। रत्ना डर कर खड़ी हो जाती है। माँ, एक बार फिर ये शब्द मेरी बीवी के लिए इस्तेमाल मत करना, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ भैया, अरे मेरे पास क्यों रुकेगा तू? पाला पोसा बड़ा किया, सिर्फ इसलिए ना कि बुढ़ापे की जरूरत में भाग जाए घर छोड़कर। माँ को रोता देख कमलेश शांत हो जाता है। माँ चाहती क्या हो? घर में शांति है, प्यार है, फिर कलेश क्यों करती रहती हो? शांति और प्यार मोक्ष नहीं दिलाएगा मुझे। अरे पोता चाहिए, पोता, पोते का मुंह देखकर मरना चाहती हूँ। और हाँ, मैंने पास के गांव की कामिनी को तेरे लिए पसंद कर लिया है, अगले महीने शादी है तेरी। इस कलमुही को छोड़ा ना उसके घर, मैंने तलाक के पेपर भी पूरे रेडी करवा दिए हैं। अरे ये तो हद हो गई माँ, ये तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं दूसरी शादी करूंगा और रत्ना को छोड़ दूंगा?
हाँ हाँ, ये कल मुही खुद की तो कोई जिम्मेदारी समझती ही नहीं। माना मेरे बेटे में अकल नहीं है, लेकिन तू क्यों नहीं समझाती? अरे इकलौता लड़का है मेरा, शादी नहीं करेगा, बच्चे नहीं होंगे तो कुल कैसे चलेगा बोल। रत्ना को भी सास की बात ठीक लगती है। वो रात में पति से बात करती है। देखिए जी, मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं, लेकिन माँ जी की चिंता भी तो जायज़ है ना। घर में बच्चा होना ज़रूरी है। हम लोगों की शादी को 10 साल हो गए हैं। मेरा होना होता तो अब तक हो जाता ना। अब तो डॉक्टर्स ने भी साफ कह दिया है कि कोई बच्चा गोद ले लो। हाँ तो गोद ले लेते हैं ना। मैं कल ही तुम्हें अनाथालय ले चलूंगा, वहाँ चलकर कोई अच्छा सा बच्चा देखकर ले आएंगे। नहीं नहीं नहीं, किसी और का नहीं। इस घर में तो बच्चा आपका ही होना चाहिए। कमी मुझ में है, आप क्यों सजा भुगत रहे हैं? कमलेश की रत्ना के आगे एक नहीं चलती। वो शादी के लिए मान जाता है। लेकिन मैं आप दोनों को बता देता हूँ, मैं रत्ना के बिना नहीं रह सकता। मैं उसे ना ही छोड़ूंगा और ना ही तलाक दूंगा। जिसे आना है इस शर्त में आए बस। माँ की समझाने के बाद भी कमलेश नहीं मानता और पास के गांव की कामिनी की शादी कमलेश के साथ हो जाती है। एक दिन कामिनी फोन पर है। अरे ना छोड़े अपनी पहली पत्नी, चाहता भी कौन है? अच्छा ही तो है माँ, मैंने तो वैसे भी पैसे और जायदाद के लिए शादी की है, मुझे तो उसी से मतलब है। अच्छा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने पैसों के लिए शादी की, तो वो तुम्हें वक्त से मिल जाएंगे। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। आप बुरा मान गए क्या? क्यों बुरा मानो? कम से कम मेरे मन में ये मलाल तो नहीं रह जाएगा कि किसी की बेटी के साथ मैंने गलत किया है। फिर क्या था, बेचारी रत्ना सबका काम करती, कामिनी को भी कमरे में ही खाना नाश्ता देती और पूरे घर का ख्याल रखती। माँ जी दवाई खा लीजिए, ये पानी रखा है। हाँ रत्ना ला दे। पता नहीं पोते का मुंह देख पाऊंगी कि नहीं। तेरे साथ बहुत बुरा कर दिया मैंने। कैसी बात कर रही है माँ जी? आपने जो किया वो इस घर के लिए किया है। मैं भी कब तक रहती, फिर इतनी जमीन दुकान मकान किस काम का? तभी वहाँ कामिनी आ जाती है। सोचा आप लोगों को खुशखबरी दे दूं कि आप दादी बनने वाली है सासू माँ। रत्ना को ये सुनकर खुशी भी होती है और दुख भी, लेकिन वो शांति से अंदर चली जाती है। लगता है रत्ना को अच्छा नहीं लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे किस औरत को अच्छा लगेगा अपने पति को किसी और के साथ बांटना? वो छोड़, अब ख्याल रख अपना। इसी के लिए लाई थी मैं तुझे इस घर में। हाँ हाँ पता है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मुझे इस महीने से 10,000 महीना देना शुरू कर दो। वो क्या है ना, तमाम खर्चा होता है ऐसे वक्त में। अब रत्ना भी कामिनी के खाने पीने से लेकर हर जरूरत का ख्याल रखने लगी। फिर वो दिन भी आ जाता है कि कामिनी को एक प्यारा सा बेटा हो जाता है। देखो, मैं अब ये घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे तलाक चाहिए। और हाँ, इस बेटे पर भी कोई हक जताने की जरूरत नहीं है। ये क्या बात कर रही हो तुम जानती हो कि तुमसे शादी ही इसी शर्त पर हुई थी। अरे मुझे डर है कि कल को ये रत्ना मेरे बच्चे को कुछ कर ना दे। आखिर ये मेरे बच्चे को मार भी तो सकती है। अरे कैसी बात कर रही हो, मैं इसे क्यों मारूंगी? कमलेश देखिए ना, ये क्या बोल रही हैं। अरे रत्ना तुम परेशान ना हो, ये ऐसी ही औरत है, ये नहीं समझेगी कि औरतों की जिम्मेदारी और समर्पण क्या होता है। कामिनी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मत करो ऐसा। ये बच्चा हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अरे कामिनी बेटा, ये क्या बोल रही हो? ये मुन्ना हम लोगों के घर का चिराग है। अरे क्या चाहिए तुम्हें आखिर? देखिए, पहले तो इस रत्ना को घर से बाहर निकालो, दूसरा पूरी प्रॉपर्टी इसके नाम करो और मुझे हर महीने के 30,000 रुपए दो। कामिनी, ये सब कुछ मुन्ने का ही तो है, वही तो पूरी संपत्ति का इकलौता हकदार है। रहा सवाल मेरे घर के बाहर जाने का, तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन तुम कहीं मत जाओ प्लीज। अरे कैसी बात कर रही हो रत्ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी माँ चक्कर खाकर गिर जाती है। बेटा, जो ये कामिनी कह रही है मान ले, वरना मैं मर जाऊंगी। कमलेश घर के बाहर ही रत्ना के रहने के लिए व्यवस्था कर देता है। रोज रत्ना किसी नौकरानी की तरह घर में आती, सारा काम करती और फिर उसी कमरे में जाकर सो जाती। लेकिन फिर एक दिन, कमलेश, अरे ओ कमलेश कहाँ है? ये कामिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही, बच्चा रोया जा रहा है। मैं बच्चे को लेकर रत्ना को दे देता हूँ माँ। अरे जल्दी कर, बहुत देर से रो रहा है कमरे में। कमलेश कमरे में जाता है जहाँ रत्ना की अलमारी से सारा सामान गायब होता है। सामने एक चिट्ठी रखी होती है जो कामिनी ने लिखी होती है। कमलेश बच्चा लेकर रत्ना को देता है और गले लगाकर कहता है, तुम्हें मेरा ही बच्चा चाहिए था ना, ये लो। और माँ, आज के बाद कामिनी कभी नहीं आएगी। उसने चिट्ठी लिखी है
कि उसे हम लोगों से भी ज़्यादा अमीर लोग मिल गया है। वो बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती।